हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ी सी कुछ बताना चाहूँगी कि मैं जो आपको पढ़ाती हूँ वो बिल्कुल NCERT बेस्ड और ऑथेंटिक बुक के आधार पे बनाया गया नोट्स है। उसी नोट से मैं आपको पढ़ाती हूँ। इसमें आप लोग थोड़ा भी डाउट मत रखिएगा। और फ्रेंड्स, मैं जो भी आपको बता रही हूँ टू द पॉइंट है, एग्ज़ाम बेसिस है, एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस चीज़ को अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस के अभाव की वजह से मैं थोड़ा छोटा यहाँ पे पॉइंट लिखी हूँ ताकि आपको समझाने में सुविधा हो। तो फ्रेंड्स चलिए, और एक और बात है कि फ्रेंड्स प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, आज की टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, आज की टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। ओके फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल, स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पूरा पाषाण काल का जो समय है वो 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। ओके फ्रेंड्स, 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। और उसके बाद है मध्य पाषाण काल। इसका जो समय है वो 10,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक है। और है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल जो समय है इससे 6,000 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक है। नव पाषाण काल को फ्रेंड्स उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि पूरा पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है और नव पाषाण काल क्या होता है। हम लोग बारी बारी से इस चीज़ को पढ़ेंगे आराम से और समझते हुए चलेंगे इस चीज़ को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल के बारे में देखा गया है कि पूरा पाषाण काल को मानव सभ्यता का उद्गम का काल भी माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस काल में ऐसा देखा गया है कि उस समय पूरा पाषाण कालीन जो एक विद्वान थे जिनका नाम था ल्यूवेनहक महोदय, जिन्होंने 1863 ईस्वी में सबसे पहले पाषाण काल के बारे में बताया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसके बाद हम लोग को ये पता चला कि इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के प्रसिद्ध विद्वान रॉबर्ट प्रूफ ने मद्रास के निकट पल्लवर नामक जगह से सबसे पहले पूरा पाषाणकालीन औजार के बारे में बताया, जिसका नाम था हैंड एक्स। ओके फ्रेंड, आइए अब नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं कि पूरा पाषाण काल को भी हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। तो पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में। निम्न पूरा पाषाण काल, ये जो था निम्न पूरा पाषाण काल, वो मानव का सबसे लंबा समय काल था। मानव इस काल में सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया। ओके, आइए
तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि मनुष्य ज़्यादा समय तक इसी काल में रहा और इस काल को मानव का आदि काल के नाम से भी जाना जाता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि निम्न पूरा पाषाण काल को मानव के आदि काल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपको बताते हैं कि इस काल में जो हथियार मिला था, ऐसा कहा जाता है कि निम्न पूरा पाषाण काल में 2 तरह के हथियार मिले थे। पहला था चापर चापिंग पोबुल हथियार। आप लोग नाम सुने होंगे, चापर चापिंग पोबुल हथियार। और दूसरा था हैंड एक्स संस्कृति। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि चापर चापिंग पोबुल हथियार क्या था। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिंधु की सहायक नदी सोहना नदी थी। मैं फिर से रिपीट करती हूँ दोस्त कि पंजाब प्रांत के वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिंधु की सहायक नदी सोहना नदी थी और सोहना नदी से ही पोबुल जैसे, यहाँ मैं आपको देखी चापर चापिंग और पोबुल। तो सबसे पहले पोबुल की चर्चा करती हूँ। पोबुल जैसे हथियार आपको मिले। पोबुल जो होता है वो पत्थर का टुकड़ा होता है जो पानी के बहाव में सपाट हो जाता है। तो सोहना नदी में ही पोबुल जैसे हथियार मिला है और उस पानी के बहाव के कारण वो पत्थर रगड़ खा के सपाट हो गया और उसका जो आकार होता है वो गोल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चापर। पोबुल देखें, चापर देखेंगे। चापर जो होता है वो पत्थर के एक तरफ धार होता है। मतलब पोबुल जो था वो पानी के धार में सपाट हो गया और उसी का जो एक तरफ धार करके जो हथियार बनाया जाता है उसे चापर कहते हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा बना के दिखाती हूँ कि किस टाइप का था। देखिए, जैसे कि ये है, सॉरी फ्रेंड थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। देखिए, जैसे कि एक तरफ धार लगाया जाता था, एक तरफ, ठीक है, ये एक तरफ धार लगाया जाता था और इसी को हम लोग चापर कहते हैं। दूसरा है चापिंग। चापिंग जो होता था वो द्विधारी होता था। जैसे ये एक तरफ हुआ तो चापिंग जो होता था वो यहाँ से ऐसे करके ऐसे होता था और इधर से भी धार लगाया जाता था। ये इसको चापिंग बोला जाता था। और इस द्विधारी हथियार को बाइफेशियल के नाम से भी जाना जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि निम्न पूरा पाषाण काल में चापर चापिंग पोबुल हथियार मिला। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे दूसरा जो हथियार मिला था हैंड एक्स, यानी कि हैंड एक्स संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो निम्न पूरा पाषाण काल में दूसरा हथियार हैंड एक्स मिला था। हैंड एक्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका प्रमाण मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, हैंड एक्स जो था वो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मिला था और ये सोहना घाटी से तमिल के क्षेत्र तक था। कहने का ये मतलब कि सोहना घाटी, मैं आपको बताई कि सोहना घाटी जो था वो वर्तमान पाकिस्तान, जिसे स्पेस का अभाव फ्रेंड मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, जैसे कि ये आपको हो गया, ठीक है ना, ये तो यहाँ पे पाकिस्तान के बगल में बलूचिस्तान, इसके बगल में ईरान। तो ये जो सोहना घाटी यही था और ये जो तमिल का क्षेत्र था, तमिल का जो क्षेत्र था वो यहाँ पे था, यहाँ पे ये यहाँ, यानी कि सोहना घाटी बलूचिस्तान से लेके तमिल के क्षेत्र तक पूरा पाषाणकालीन हैंड एक्स का संस्कृति का साक्ष्य मिला है।
तो इस तरह से हम लोग देखें फ्रेंड्स कि निम्न पूरा पाषाण काल में हम लोग को 2 तरह का हथियार पढ़ने को मिला। पहला चापर चापिंग पोबुल, दूसरा हैंड एक्स। तो यहाँ पे हैंड एक्स के बारे में थोड़ा और आपको बता दें, हाँ मिला, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि इस समय मुख्य भोजन था जो था वो मांस था, ठीक है। जंगल कंद मूंद व कच्चे पेट भरते थे, कच्चे फल खा गए। अब देखिए, अब ऐसा कहा जाता है कि पाषाण काल के निम्न पूरा पाषाण काल में उस समय के जो मानव थे वो जंगलों में निवास करते थे और उस समय देखा गया है कि कच्चे फल, कच्चे मांस खाकर पेट भर के वो लोग गुजारा करते थे। पत्ता पहनते थे छाल के रूप में, जानवर के मार के उसका छाल निकाल के उसको पहनते थे, पत्ते का प्रयोग करते थे। उसके बाद खाने में कच्चे मांस और कंद मूल फल, ये सब कच्चा चीज़ का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि इस समय कृषि का विकास नहीं हुआ था। इस समय तक के जो मानव थे वो जंगल में ही निवास करते थे और वहीं पे अपना रहते थे। उनको मैदानी क्षेत्र से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उनको ये भी पता नहीं था कि मैदानी क्षेत्र भी है, क्योंकि जंगल से वो कभी निकले ही नहीं। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जंगल से कभी नहीं निकले, हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कृषि का कैसे विकास होगा। जब वो मैदानी इलाका देखेंगे तभी तो कृषि का विकास होगा, बाहर निकलेंगे तभी तो। यहाँ पे सबसे पहले जो मानव का पहला अवशेष जो देखने को मिलता है वो एशिया के जावा से मिलता है। एशिया में जावा यानी कि सुमात्रा, इंडोनेशिया, वो सब क्षेत्र से सबसे पहले मानव का साक्ष्य मिलता है। तो लगभग वो जो है वो 10 लाख ईसा पूर्व पुराना है। अब देखिए, इस काल में, निम्न पूरा पाषाण काल में अधिक वर्षा, अधिक ठंड और हिम बर्फ भी देखा गया है। विद्वानों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अधिक वर्षा होने की वजह से वो लोग जंगल से नहीं निकल पाते थे, जंगलों के पेड़ की छाया में अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठंड भी अधिक पड़ती थी, इस वजह से वो लोग बाहर नहीं निकल पाते थे और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा गिरता था। इस वजह से विकास भी नहीं हो पाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि हम लोग बिल्कुल टू द पॉइंट देखें निम्न पूरा पाषाण काल को। बिल्कुल हम लोग फ्रेंड्स टू द पॉइंट पढ़ेंगे ताकि हम लोग को समझ में ज़्यादा आए। ठीक है, अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे मध्य पूरा पाषाण काल। ओके फ्रेंड्स, मध्य पूरा पाषाण काल हम आपको क्या बताएं कि पूरा पाषाण काल के अंदर ही 3 तरह से हम लोग को पढ़ना है। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखेंगे कि भारत में जो मध्य पूरा पाषाण कालीन जो प्रमुख जगह है वो था महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ओडिशा। मध्य पूरा पाषाण कालीन जगह जो था, जो ये सब था आपको बताया हम आपको। तो इस काल में देखा गया है कि अधिकांश औजार फलक के बनाए जाते थे। ठीक है, अधिकांश औजार फलक के बनाए जाते थे, इसलिए इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर क्वेश्चन आया कि मध्य पूरा पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे आप फलक संस्कृति के काल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपको आता है यहाँ पे कि मध्य पूरा पाषाण काल में जो प्रमुख हथियार मिला है वो है ब्लेड और फ्लेट। ब्लेड और फ्लेट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इस तरह से मध्य पूरा पाषाण काल हम लोग पढ़े। अब हम लोग उच्च पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। उच्च पूरा
पाषाण काल। इस तरह देखा जा रहा है कि उच्च पूरा पाषाण काल में इस संस्कृति के अवशेष, यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल संस्कृति का अवशेष भारत में इलाहाबाद के बेलन घाटी, भारत में यूपी के इलाहाबाद के बेलन घाटी में इसका अवशेष मिला है। दूसरा, मध्य प्रदेश के सोन घाटी, यानी कि उच्च पूरा पाषाण का जो अवशेष भारत में मिला है वो इलाहाबाद के बेलन घाटी से मिला है, और दूसरा एमपी के सोन घाटी से मिला है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो है कि बेलन घाटी से अस्थि यानी कि हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। एक यहाँ इसी के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि उस समय उच्च पूरा पाषाण काल इस जगह पे था, यानी कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के बेलन घाटी से हड्डी यानी कि अस्थि के मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इसी से यह पता चला कि उच्च पूरा पाषाण काल इस क्षेत्र में अवस्थित था। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग उच्च पूरा पाषाण को देखें। इस तरह हम लोग का पूरा पाषाण काल यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग क्या पढ़ेंगे? मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। आइए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जहाँ एक ओर पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े हथियार बनाए जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ एक ओर पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े पत्थर के बड़े बड़े हथियार बनाए जाते थे, वहीं दूसरी ओर मध्य पाषाण काल में हथियार जो था वो छोटा बनाया जाने लगा, लघु उपकरण बनाए जाने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यह मध्य पाषाण काल में लघु उपकरण का निर्माण होने लगा था। और यहाँ पे मध्य पाषाण काल का हम लोग समय काल देखते हैं 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व के अंतर्गत आता है। मध्य पाषाण काल के बारे में विद्वानों का यह मत है, और उन्होंने ये कहा भी है कि इस समय जलवायु परिवर्तन होने लगा था। जिस तरह से मैं आपको बताई कि पूरा पाषाण काल में वर्षा अधिक होता था, ठंड बहुत ज़्यादा होता था, बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ता था, वहीं दूसरी ओर मध्य पाषाण काल में वर्षा में कमी होने लगी और हिमखंड में भी कमी होने लगी, बर्फ़ भी कम पड़ने लगा था। इस प्रकार देखा जा सकता है कि जब वर्षा कम होगी, हिम भी नहीं पड़ी, बर्फ़ की कमी होने लगी, तो घास के मैदानी क्षेत्र का विकास होने लगा। ओके फ्रेंड्स, आप लोग समझ रहे हैं? तो यहाँ पे घास के मैदानी क्षेत्र का विकास होने लगा, और उसके बाद जब मैदानी क्षेत्र का विकास होने लगा तो पशु जैसे कि भेड़, बकरी, ये सब जंगलों से निकलकर मैदानी क्षेत्र में घास चरने के लिए आने लगे। और इस प्रकार मानव भी जंगलों से निकल के देखा तो बाहर वो भी आने लगा, और जब वो पशु को देखा तो उसके मन में पशु को पालतू बनाने का विचार आया। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखेंगे कि लोगों का जीवन जंगल तक सीमित नहीं रहा। जिस तरह से पशु अपने भोजन की तलाश में मैदानी क्षेत्र में निकल आए, उसी तरह से मनुष्य भी जंगल छोड़ के बाहर निकलने लगे थे। यहाँ पे देखा गया कि सबसे पहली बार मानव के द्वारा जंगली अनाज के रूप में जौ और गेहूं को अपनाया गया था। जौ और गेहूं का प्रयोग हुआ। तो एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स,
एकदम एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए, आपका एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम को लेकर। सो फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में मानव का अस्थि पंजर भी मिला है। कहने का ये मतलब है कि मध्य पाषाण काल में मानव का हड्डी भी मिला है। ठीक है, अस्थि, पत्थर के उपकरण बनाने के साथ सींग के भी उपकरण यहाँ बनने लगे थे। अब देखिए, मध्य पाषाण काल में पहले तो हम लोग आपको बताएं कि पूरा पाषाण काल में सिर्फ पत्थर का औजार बनता था। ठीक है, लेकिन मध्य पाषाण काल में पत्थर के औजार के साथ यहाँ पे सींग, यानी कि जानवर का जो सींग होता था, उस सींग का भी उपकरण तैयार होने लगा था, उसका भी यूज होने लगा था मानव के द्वारा। यानी इस तरह से यहाँ पे देखा जा सकता है कि मानव अपना प्रयोग स्टार्ट कर दिए थे यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो चर्चा, और देखिए यहाँ पे जो बनता था, ये जो उस समय जो उपकरण बनता था वो कहीं इस टाइप का होता था, थोड़ा सा यहाँ पे 2 धारी वाला, और एक जो होता था वो चौकोर होता था। एक त्रिकोण टाइप का होता था जो कि नीचे गोल और ऊपर में ऐसे नुकीला टाइप का होता था। ठीक है, जैसे कि ये और ये ऐसे होता था, और यहाँ से ये, और ये जो एक होता था चौकोर टाइप का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे देखते हैं कि इस काल के उत्खनन से सबसे अधिक कब्रिस्तान मिली है। अगर देखा जाए तो मध्य पाषाण काल में सबसे अधिक कब्रिस्तान मिली है, और उसके साथ उसकी जो दैनिक यूज में जो वस्तु चीज उपयोग होती है उसके साथ रखा हुआ भी मिला है। ठीक है, इस प्रकार इतिहासकार के द्वारा ये माना गया कि मध्य पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो मृत्यु के बाद भी इस चीज़ को अपनाने का, उसको यूज करने के बारे में वो सोचते थे कि हाँ, उसके बाद भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिक कब्रिस्तान मिली है और उसके साथ दैनिक वस्तु भी रखी गई थी। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे कि सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश के सराय नहराए क्षेत्र के उत्खनन से मृतक व्यक्ति का नरकंकाल मिला है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र, सराय नहराए क्षेत्र से व्यक्ति का, मानव का कंकाल मिला है। ठीक है, और ये भी देखा गया है कि स्त्री और पुरुष का शव एक साथ दफनाया जाता था। स्त्री और पुरुष का शव एक साथ दफनाया जाता था। इस वजह से इतिहासकार के द्वारा ये माना गया कि उस समय सती प्रथा का भी प्रचलन था। उस समय सती प्रथा का भी प्रचलन रहा होगा, इसीलिए युगल शब्दान मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला के महदहा नामक स्थान से मध्य पाषाणकालीन मनुष्य का निवास स्थल भी मिला है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मनुष्य निवास करने का भी सोच लिए थे। ठीक है, निवास करने का भी सोच लिए थे। कहाँ से मिला है? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला के महदहा नामक स्थान से। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में पहली बार आग का आविष्कार मिला। कैसे पता चला आग के आविष्कार के बारे में? क्योंकि कई एक जगह से ऐसा प्रमाण मिला, ऐसा साक्ष्य मिला है कि चूल्हे का प्रमाण मिला है। ठीक है, और यहाँ ऐसा माना जाता है
इतिहासकारों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि चूल्हे का प्रमाण मिला है, तो वो लोग मांस को पकाकर भी खाना शुरू कर दिए थे। मतलब जहाँ एक ओर पूरा पाषाण काल में कच्चे मांस को खा के वो लोग अपना पेट भरते थे, वहीं दूसरी ओर मध्य पाषाण काल में मांस को पका के भी खाना प्रारंभ कर दिए थे, यानी कि आग का भी इस्तेमाल वो लोग करने लगे थे। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि मध्य पाषाण काल में मानव का जो विकास था वो तीव्र गति पकड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वो लोग निवास स्थान भी अपना बनाने लगे थे। उसके बाद पशु को पालने लगे थे, पालतू बनाने लगे थे, कच्चे मांस को पकाकर खाने लगे थे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं। इस तरह हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ें। ठीक है। हम लोग एक एक करके हर बिंदु को पढ़ेंगे, और इतिहास जिन लोगों को बहुत टफ लगता है, बहुत वास्ट लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगी कि आपके दिमाग में पूरा चीज़ एकदम आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसके बाद हम लोग नव पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो समय काल है 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि 6000 ईसा पूर्व से लेकर आरंभ तक ऐसे लिख दिया गया है, तो परेशान मत होइएगा वहाँ पे। चलिए अब हम लोग नव पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। नव पाषाण काल के बारे में देखा गया है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से नव पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे कश्मीर, सिंधु नदी, यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, बंगाल और ओडिशा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देखते हैं कि नव पाषाण काल में और क्या पढ़ना है। तो नव पाषाण काल में जहाँ एक ओर पूरा पाषाण काल में हथियार को किसी भी तरह उसको ऐसे धार लगा दिया जाता था, जिससे वो मतलब कि मांस को छील सके चाहे कुछ भी। वहीं दूसरी ओर आप देखें कि मध्य पाषाण काल में हथियार का जो उपकरण जो होता था वो छोटा जाने लगा। वहीं तीसरी ओर अब यहाँ पे नव पाषाण काल में आप लोग देखेंगे कि हथियार पे पॉलिश भी लगाने लगे थे वो लोग, मतलब उसको थोड़ा सा साफ करते थे, थोड़ा अच्छा बनाने लगे थे पॉलिश वगैरह लगा के। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हथियारों पे पॉलिश भी लगाने लगे थे, और उस समय का जो नव पाषाण कालीन जो प्रमुख हथियार था वो था कुल्हाड़ी। कैसा था, ऐसा बनाने लगे थे। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ऐसा बनाने लगे होंगे, मे बी ऐसा कुल्हाड़ी। ठीक है। और उसके बाद इतना मतलब अच्छा नहीं बनाते होंगे, बट उस टाइप का वो लोग बना लेते होंगे, ऐसा माना गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुल्हाड़ी, एड्रूज और सिल्क। और ये सब जो एड्रूज और सिल्क जो बनता था वो हेमस्टोन से बनता था, जो हेमस्टोन तुर्कमेनिस्तान से मंगाया जाता था। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि नव पाषाण काल में सबसे पहली बार कृषि कार्य, पशुपालन और हथियारों पे पॉलिश लगना आरंभ हुआ। कहने का ये मतलब है कि कृषि कार्य का सबसे पहला प्रमाण नव पाषाण कालीन में हुआ। दूसरा, पशुओं को पालतू बनाने जाने लगा, और तीसरा, हथियारों पे पॉलिश जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं कि इस समय मिट्टी के घर के साथ पकी हुई ईंट के घर भी मिलने लगे थे। मतलब मिट्टी का घर बनने लगा था और पकी हुई ईंट का भी
घर बनने लगे थे। यानी वो लोग पूरा अपना आइडिया लगा लिया होगा कि अब चलो मिट्टी का घर से इसको आग में पकाया गया होगा, इस तरह से अपना बनाया हुआ उन लोगों ने। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये जो मिट्टी के घर के साथ जो पकी हुई ईंट का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र है बलूचिस्तान, जिसकी सीमा ईरान से मिलती है। उस समय देखा जाता है कि यहाँ से 4000 वर्ष पुराना आवास क्षेत्र मिला है। 4000 वर्ष पुराना आवास क्षेत्र मिला है। कहाँ से? बलूचिस्तान से। ठीक है। और साथ ही पालतू पशु को भी देखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही क्या देखा गया? पालतू पशु को भी देखा गया। यानी कि आवास तो मिला ही और पालतू पशु भी। यानी कि हो सकता है कि उस टाइम में लोग घर बना के रहने लगे होंगे, पशु को पालतू बनाने लगे होंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि उस समय यानी कि नवपाषाण काल में चाक पर बनी मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। नवपाषाण काल में चाक पे यानी कि चाक का भी निर्माण वो लोग कर लिए थे और चाक पे वो लोग मिट्टी का बर्तन बनाते थे। उसे मृद भांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि बलूचिस्तान के मिट्टी का घर, बलूचिस्तान में मिट्टी का घर बनाते। ठीक है। और बना हुआ मिला है। बलूचिस्तान में क्या मिला है? मिट्टी का घर बना हुआ मिला है। और वो लोग घर जो बनाते थे उसके घर के आगे बाड़ा बनाते थे वो लोग, और उसमें जानवरों को रखते थे। और इस साक्ष्य से ये सिद्ध होता है कि वो लोग घर तो आवास तो वो लोग बना ही लिए थे, साथ में पशु को भी पालते थे वो लोग। और ऐसा माना जाता है कि वो जो बाड़ा बनता था, वो बाड़ा में जो पशु के द्वारा गोबर होता था, वो गोबर में वो लोग साल में एक बार आग लगा देते थे और गोबर के साथ बाड़ा भी जल जाया करता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे आइए और चर्चा करते हैं इस पे कि बलूचिस्तान के ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बिहार के बारे में कुछ, कि बिहार में नवपाषाण कालीन जो साक्ष्य मिला है वो मिला है सारण जिला के चिरांद नामक जगह से मिला है। ठीक है। वहाँ भी ऐसा देखा गया है कि विभिन्न उपकरण का इस्तेमाल किया जाता था। बस्ती का साक्ष्य मिला है, लोग वहाँ पे रहते थे, इसका साक्ष्य मिला है। और इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं कि कोल्डिहवा से वन एवं कृषि। ठीक है। कोल्डिहवा से वन एवं कृषि जन चावल के साक्ष्य मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको एकदम नोट कर लीजिए कि कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। कब? नवपाषाण काल में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पूर्वी भारत में, तो पूर्वी भारत में असम, मेघालय, गारो के पहाड़ियों में नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिला है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत के कर्नाटक के मास्की, ब्रह्मगिरी और तमिलनाडु में पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश में उन्नूर नामक प्रमुख जगहों से नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत में सबसे पहले प्रयुक्त होने वाली जो फसल थी वो रागी थी। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि नवपाषाण काल में विभिन्न जगहों से प्राप्त हुआ, भारत के प्रमुख जगहों से नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जैसे हम लोग पूर्वी क्षेत्र के बारे में देखें, दक्षिणी क्षेत्र के बारे में देखें और उत्तरी क्षेत्र के बारे में भी देखें, और इस प्रकार
हम लोग चावल का जो मिला है वो कोल्डिवा से, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। और दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख फसल रागी था। ठीक है, ये यहाँ पे लोग नवपाषाण काल में लोग बसने लगे थे और बसने के साथ साथ पशु को भी पालतू बनाने लगे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम लोग बहुत ही आसानी से प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग पढ़ें, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल के बारे में पढ़ें। बिल्कुल हम लोग फ्रेंड्स टू द पॉइंट यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, और मैं इस तरह से कोशिश भी की हूँ कि आप लोग को इस तरह से इतिहास पढ़ाऊँ टू द पॉइंट, जो आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। ऐसे तो देखा जाए तो इतना बुक में बहुत है लिखा हुआ, लेकिन मेरा पढ़ाने का क्या उद्देश्य रह जाएगा? मेरा पढ़ाने का यही उद्देश्य होगा कि मैं आप लोग को टू द पॉइंट बताऊं। अब बिल्कुल आप ये देख लीजिएगा कि NCERT और ऑथेंटिक बुक से के आधार पर नोट्स बनाया गया है और उसी से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। और हम लोग ये देखें, अब हम लोग जो आगे हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं कि अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो स्टोन एज यानी कि प्रस्तर युग और बोन एज यानी कि अस्थि युग के बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो ताम्र युग, कांस्य युग के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आज प्रागैतिहासिक काल का जो सेशन है समाप्त हुआ, जिसमें हम लोग पाषाण काल के बारे में, स्टोन एज के बारे में पढ़ें। तो फ्रेंड्स कैसा आपको लगा प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा, और तब तक के लिए पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और खुश रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। जय हिंद।